हाय स्टूडेंट्स, मैं शुभम कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का एडुलॉजी यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट, अपने टारगेट बीसीसीएल 2023 स्पेशल बैच में हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में वेक्टर को पढ़ रहे हैं। अपने पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि किस प्रकार से हम वेक्टर को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ एंड बाय यूजिंग ट्रायंगल लॉ। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट कि कैसे हम किसी वेक्टर को रिजॉल्व कर सकते हैं, दैट इज रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या बोलता है कि यदि हमें कोई वेक्टर दिया जाए तो हम उस वेक्टर को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं। क्या बोला मैंने, फिर से सुनिएगा। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या बोलता है कि यदि आपके पास कोई एक वेक्टर गिवन है तो आप उस गिवन वेक्टर को उसके कोरेस्पॉन्डिंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में तोड़ सकते हैं। यानी कि हम एक वेक्टर को उसके दो कंपोनेंट में अलग अलग कर सकते हैं। ये आखिर कैसे किया जाता है, इसको हम लोग आज सीखने वाले हैं। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हम लोग स्टूडेंट बात करेंगे कार्टेशियन प्लेन की। इसके बारे में आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा स्टूडेंट, आप जब 9th एंड 10th में होंगे तो इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, ये मैं यहाँ पे बना लेता हूं। इसके बारे में आप सभी जानते हैं, आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ चुके हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं, निर्देशांक ज्यामिति बोलते हैं। आप लोग पढ़ चुके हैं, मुझसे ज्यादा अच्छे जानते हैं आप लोग। ये स्टूडेंट आपका होता है एक्स, है ना, इधर होता है आपका एक्स पॉजिटिव में एक्स, और इधर होता है आपका एक्स माइनस में, जिसको हम लोग एक्स डैश भी बोल सकते हैं। ये होता है आपका वाई पॉजिटिव में, और ये होता है वाई निगेटिव में, जिसको हम लोग वाई डैश भी बोल सकते हैं। सही है, बढ़िया। नाउ अब यहाँ पे स्टूडेंट ध्यान दीजिए आप लोग। हमें पता है कि जब हम इस कार्टेशियन प्लेन की बात करते हैं तो इसमें टोटल स्टूडेंट 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ये है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड क्वाड्रेंट, ये है आपका थर्ड क्वाड्रेंट, और ये है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। हम इस कार्टेशियन प्लेन में किसी भी पॉइंट को किस प्रकार से लिखते हैं भाई, तो मान लिया जाए अगर मुझे किसी पॉइंट P को लिखना हो तो हम सबसे पहले उसके x के वैल्यू को लिखते हैं, फिर कॉमा देने के बाद उसके y के वैल्यू को लिखते हैं। हमें पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है। ये मैंने बीच में कॉमा दिया है, ठीक है। x भी पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो सेकेंड क्वाड्रेंट में स्टूडेंट क्या होता है, आप देख सकते हैं। इस क्वाड्रेंट की अगर आप बात करें तो इस क्वाड्रेंट में x निगेटिव है और y पॉजिटिव है, तो यहाँ पे x निगेटिव होता है और y पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में स्टूडेंट आप अगर ध्यान से देखें तो देखिए, थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब क्या हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब ये वाला क्वाड्रेंट। तो ये वाला क्वाड्रेंट में देखिए तो ये वाला क्वाड्रेंट में x भी निगेटिव है और y भी निगेटिव है, यानी कि यहाँ पे x भी निगेटिव होता है, y भी। अगर हम इस फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में स्टूडेंट x पॉजिटिव है, y निगेटिव है, यानी कि यहाँ पे x पॉजिटिव होगा और y निगेटिव होगा। तो इस कार्टेशियन प्लेन में स्टूडेंट दो एक्सिस हैं, x एक्सिस और y एक्सिस। अगर हमें कोई भी वेक्टर दिया जाए, वेक्टर में क्या होता है स्टूडेंट, मैग्नीट्यूड होता है, साथ में डायरेक्शन भी होता है। तो अगर हमें कोई भी वेक्टर दिया जाए तो हम उसके डायरेक्शन के बेसिस पे, जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनना है, उसके डायरेक्शन के बेसिस पे हम उसको x एक्सिस और y एक्सिस में क्या कर सकते हैं, दो कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं। मैं देखिए पॉइंट उतना लिखा नहीं रहा हूं, मैं बोल दे रहा हूं, आप समझ लीजिए। मेन हमारा उद्देश्य है क्वेश्चन को, न्यूमेरिकल को सॉल्व करना। ठीक है, आगे आने वाले कॉन्सेप्ट को समझना। क्या मैं बोल रहा था कि अगर कोई वेक्टर हमें दिया जाए तो वेक्टर में होता है मैग्नीट्यूड, अभी मैग्नीट्यूड को हटाइए, वेक्टर में होता है डायरेक्शन। तो हम उस वेक्टर के डायरेक्शन के बेसिस पे उस वेक्टर को कॉरेस्पॉन्डिंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के दो कंपोनेंट में विभाजित कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। ठीक है, कैसे, आइए समझते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक वेक्टर कुछ इस प्रकार से, ये है हमारा वेक्टर ए। इसको मैं सही से बना लेता हूं। मान लिया जाए ये है हमारा वेक्टर ए, ठीक है, ए वेक्टर। तो अगर स्टूडेंट ये हमारा ए वेक्टर है
तो इस ए वेक्टर को हम क्या कर सकते हैं, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं। तो आपको क्या ध्यान देना है स्टूडेंट कि जो भी वेक्टर है उस वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, इस वेक्टर का डायरेक्शन क्या है। तो आप देख सकते हैं इस वेक्टर का डायरेक्शन किस ओर है, इस वेक्टर का डायरेक्शन है फर्स्ट क्वाड्रेंट की ओर। ध्यान से देखिए ये जो मैंने ए वेक्टर लिखा है, ये ए वेक्टर का डायरेक्शन किस ओर है भाई, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की ओर है। तो जब फर्स्ट क्वाड्रेंट की ओर है तो इसका मतलब जो इसका दो कंपोनेंट बनेगा, एक एक्स एक्सिस में एक वाई एक्सिस में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, यानी जो इसका दो कंपोनेंट होगा वो एक्स पॉजिटिव में और वाई पॉजिटिव में होगा। तो इसको जब आप कंपोनेंट में तोड़िएगा स्टूडेंट तो ये कुछ इस प्रकार से आएगा, इसका कंपोनेंट कुछ इस प्रकार से आएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, आप इसको ए एक्स बोल सकते हैं, ए इन एक्स डायरेक्शन। ठीक है, और इधर आ जाएगा आपका ए इन वाई डायरेक्शन। कुछ इस प्रकार से इसका कंपोनेंट ब्रेक डाउन होगा। अगर हम एक दूसरे वेक्टर की बात करें जिसका डायरेक्शन सेकंड क्वाड्रेंट की ओर, हम इस वेक्टर की बात करते हैं। इस वेक्टर की अगर आप बात करें स्टूडेंट तो आप देख सकते हैं कि इस वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो किस ओर है भाई, तो वो सेकंड क्वाड्रेंट की ओर है। तो जब हम इस वेक्टर को इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के कंपोनेंट में ब्रेक डाउन करेंगे तो ये इसका जो एक्स वाला कंपोनेंट होगा वो माइनस एक्स की दिशा में और जो वाई वाला कंपोनेंट होगा वो प्लस वाई की दिशा में जाएगा। यानी कि इसका कंपोनेंट अगर हम बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार से जाएगा ये। एक मिनट हम लोग मैनुअली यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। इसका कंपोनेंट कुछ इस प्रकार से होगा। एक होगा आपका y पॉजिटिव की दिशा में, अगर हम इसको b वेक्टर मान के चले, लेट से हम लोग इसको b वेक्टर बोल देते हैं, तो एक y की दिशा में होगा जिसको हम लोग बोलेंगे क्या, y की दिशा में b का कंपोनेंट, और दूसरा होगा स्टूडेंट माइनस x के दिशा में, ये होगा इसका दूसरा कंपोनेंट। इसको लेट से हम लोग बोल देते हैं बी एक्स वेक्टर। तो ये जो बी वेक्टर था स्टूडेंट, हम इसको दो कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं, एक एक्स कंपोनेंट में एक वाई कंपोनेंट में। ध्यान आपको हमेशा ये देना है कि वेक्टर किस दिशा में जा रहा है। तो अगर आप पहला वाला ए वेक्टर देखें तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की दिशा में है, तो इसका जो कंपोनेंट टूटेगा, एक एक्स वाला कंपोनेंट पॉजिटिव एक्स की दिशा में और वाई वाला कंपोनेंट पॉजिटिव वाई की दिशा में। अगर आप दूसरा वेक्टर देखें स्टूडेंट, दैट इज बी वेक्टर, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट की दिशा में जा रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स निगेटिव होता है लेकिन वाई पॉजिटिव होता है। तो ये बी वेक्टर का जब हम कंपोनेंट तोड़ेंगे तो एक्स वाला कंपोनेंट माइनस एक्स की दिशा में और वाई वाला कंपोनेंट प्लस वाई की दिशा में जाएगा। ठीक है, चलिए अगर हम ठीक इसी प्रकार कोई वेक्टर लें जो कि इस प्रकार से थर्ड क्वाड्रेंट की ओर जा रहा हो, यानी जिसका डायरेक्शन थर्ड क्वाड्रेंट की ओर हो, लेट से हम लोग इसे सी वेक्टर बोलते हैं। तो स्टूडेंट अब आप आसानी से बता सकते हैं कि अगर हम इसका कंपोनेंट तोड़ें तो इसका कंपोनेंट किस डायरेक्शन में होगा। किसी भी वेक्टर को हम दो कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं, मैंने पहले ही बता दिया, एक एक्स के डायरेक्शन में, दूसरा वाई के डायरेक्शन में, कॉरेस्पॉन्डिंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस में। तो इस सी वेक्टर को जब हम इसके कंपोनेंट में तोड़ेंगे तो जो x होगा, यहां पे आप देख सकते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव, तो x वाला कंपोनेंट नेगेटिव x की ओर और y वाला कंपोनेंट नेगेटिव y की ओर। यानी कि कुछ इस प्रकार से जो x वाला कंपोनेंट होगा स्टूडेंट वो जाएगा x माइनस की ओर, इसको हम बोल सकते हैं कि सी एक्स वेक्टर। ठीक है, और जो y वाला कंपोनेंट होगा वो जाएगा माइनस वाई की दिशा में, तो इसको हम बोल सकते हैं सी वाई वेक्टर। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से अगर हम कोई एक ऐसा वेक्टर लें, अगर हम कोई ऐसा वेक्टर लें, मान लिया जाए जो कि फोर्थ क्वाड्रेंट की दिशा में जा रहा हो, मतलब कि जिसका डायरेक्शन फोर्थ क्वाड्रेंट की ओर हो। अब बताइए अगर हम इसके कंपोनेंट को ब्रेक डाउन करेंगे तो किस प्रकार से होगा, ये आप लोग कर सकते हैं। तो वीडियो को पॉज कीजिए और बताइए। बिल्कुल आपने सही गेस किया है।
कि फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होता है और y क्या होता है सर, तो निगेटिव होता है। यानी अगर हम इसके कंपोनेंट को ब्रेक डाउन करेंगे तो दो कंपोनेंट बनेगा, x वाला और y वाला। x वाला कंपोनेंट पॉजिटिव x की ओर और y वाला कंपोनेंट नेगेटिव y की ओर। यानी कि इसके जो दो कंपोनेंट बनेंगे, x वाला कंपोनेंट जाएगा पॉजिटिव x की ओर, लेट से हम इसको बोलते हैं d वेक्टर। ठीक है, अगर हम इसको बोले d वेक्टर तो इसका x वाला कंपोनेंट को हम बोल देते हैं dx वेक्टर, और दूसरा जो y वाला कंपोनेंट होगा स्टूडेंट वो जाएगा निगेटिव y की ओर, इसको हम बोल देते हैं dy वेक्टर। तो इसको स्टूडेंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यहां पे हम लोगों को वेक्टर में केवल स्टूडेंट, मैंने आपको बोला कि वेक्टर से डायरेक्ट क्वेश्चन बीसीईसी लेटरल एंट्री के एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाएगा। इससे क्या न्यूमेरिकल पूछा जाएगा वेक्टर में स्टूडेंट। और अगर आप देखिएगा बुक वगैरह में, जैसे आर एस खुरमे की अगर आप बात करें तो वेक्टर नाम का कोई यूनिट नहीं है। मुझे तो लगता है नहीं है, क्योंकि मैंने पढ़ा है आर एस खुरमी को, वेक्टर नाम का कोई भी उसमें यूनिट नहीं है। उसमें हमें टोटल फोर्स दिया हुआ है, इक्विलिब्रियम दिया हुआ है, फ्रिक्शन दिया हुआ है, सिंपल मशीन, सारे यूनिट है, वेक्टर नहीं है। क्योंकि वेक्टर में हमें कॉन्सेप्ट पढ़ना है स्टूडेंट, हम इस कॉन्सेप्ट का यूज आगे फोर्स में, इक्विलिब्रियम में, फ्रिक्शन में करने वाले हैं। ये जो मैंने आपको कंपोनेंट में ब्रेकडाउन करना बताया है, इसका यूज हम फोर्स के प्रत्येक न्यूमेरिकल, ईच एंड एवरी न्यूमेरिकल में इसका यूज होने वाला है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फोर्स का। ठीक है, तो आपको इसको ध्यान में रखना है कि किस प्रकार से हम ब्रेकडाउन करेंगे। आज इस वीडियो में हम जो भी पढ़ने वाले हैं उसका यूज हम लोग फोर्स एंड इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में करने वाले हैं। ठीक है, चलिए, मेरे पास काफी सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं कि सर साथ में न्यूमेरिकल भी कराइए। तो जैसा मैंने आपको कहा है कि आर एस खुरमी के ईच एंड एवरी न्यूमेरिकल को और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के प्रत्येक न्यूमेरिकल को सॉल्व कराया जाएगा, तो कराया जाएगा, अलग से प्लेलिस्ट बनाई जाएगी, लेकिन आपको थोड़ी सी प्रतीक्षा करनी होगी। जैसे ही हम लोग वेक्टर एंड करेंगे, फोर्सेस स्टार्ट करेंगे, फोर्सेस में कुछ टॉपिक्स पढ़ लेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये रिजोल्यूशन ऑफ फैक्टर समझ में आपको आ गया। एक छोटा सा क्वेश्चन अब मैं आपसे पूछता हूं। अब मान लिया जाए स्टूडेंट, मान लिया जाए ये नीचे नहीं हो रहा है, एक मिनट, लेट मी फिक्स इट। ओके, तो चलिए अब आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन मैं पूछता हूं स्टूडेंट। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन। अभी हमने देखा क्वाड्रेंट को, तो यहां पे हम लोग इस प्रकार से बना देते हैं। ठीक है, मान लिया जाए ये है हमारा वेक्टर। ठीक है, ये है हमारा वेक्टर और इस वेक्टर को हम बोल देते हैं ए वेक्टर। क्या आप बता सकते हैं कि इसका कंपोनेंट क्या होगा? हमें पता है बाय यूजिंग रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर हम किसी भी वेक्टर को उसके दो कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं, पहला एक्स कंपोनेंट में, दूसरा वाई कंपोनेंट में। अब आपके सामने सवाल यह है कि आपको सिंपल इस ए वेक्टर को दो कंपोनेंट में तोड़ना है। वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए। आई थिंक आप सभी ने कर लिया होगा। तो बहुत सिंपल है भाई, हम इसको कैसे तोड़ सकते हैं, हम लोगों ने पढ़ रखा है। हम इसको एक कंपोनेंट एक्स के डायरेक्शन में, एक कंपोनेंट एक्स के डायरेक्शन में और दूसरा कंपोनेंट क्या कर देंगे भाई, तो दूसरा कंपोनेंट वाई के डायरेक्शन में, कुछ इस प्रकार से, है ना? सही है? बिल्कुल गलत, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। ये क्या है स्टूडेंट, ये गलत है, आप ऐसा नहीं कर सकते, ये रॉन्ग। क्यों? आप ध्यान दीजिए, मैंने जब आपको रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का डेफिनेशन बोला था तब मैंने क्या बोला था कि हम किसी भी वेक्टर को, चूंकि वेक्टर में मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, इसीलिए उसको वेक्टर क्वांटिटी दैट इज सदिश राशि बोला जाता है, क्योंकि उसमें दिशा होता है, डायरेक्शन होता है। तो हमें वेक्टर के डायरेक्शन पे ध्यान देना है। अगर आप इस ए वेक्टर के डायरेक्शन को ध्यान से देखें तो इसका डायरेक्शन किधर जा रहा है, इसका डायरेक्शन जा रहा है किस क्वाड्रेंट की ओर, फर्स्ट क्वाड्रेंट की ओर नहीं है, इसका डायरेक्शन थर्ड क्वाड्रेंट की ओर जा रहा है। मतलब ये जो वेक्टर है स्टूडेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट के डायरेक्शन में जा रहा है। इसको मैं आपको समझाता हूं फिर से।
ये कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। और ये जो आपका ए वेक्टर है, ये स्टूडेंट थर्ड क्वाड्रेंट की दिशा में जा रहा है, ठीक है। ये आपका ए वेक्टर। तो जब अब आप इसको स्टूडेंट रिजॉल्व कीजिएगा, आप इसको कंपोनेंट में ब्रेक डाउन कीजिएगा, तो कंपोनेंट कैसे ब्रेक डाउन होगा? थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी निगेटिव वाई भी निगेटिव, यानी जो इसका एक्स का कंपोनेंट होगा स्टूडेंट वो निगेटिव एक्स में, और जो वाई का कंपोनेंट होगा वो निगेटिव वाई, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। ये स्टूडेंट करेक्ट है, ये क्या है? ये है करेक्ट। आई बात समझ में? तो आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी हम वेक्टर को रिजॉल्व करेंगे उस समय हम डायरेक्शन पे ध्यान देंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गांठ बांध लीजिए, याद रख लीजिए। क्यों? क्योंकि जब हम फोर्स में पढ़ेंगे ना, तो फोर्स पता है कैसे लगेगा? अगर मान लिया जाए ये बॉडी है, तो इस बॉडी पे फोर्स लग रहा है ऐसे, तो अगर फोर्स लग रहा है ऐसे तो हम इस वेक्टर को खींच के नीचे लाएंगे, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे? इस फोर्स को रिजॉल्व करेंगे। ठीक इसी प्रकार से एक समय के लिए अगर हम इस पॉइंट को एक बॉडी मान ले और इस बॉडी पे अगर कोई फोर्स F लग रहा है, तो हम इसको कंपोनेंट में कैसे ब्रेक डाउन करेंगे? इस प्रकार से नहीं करेंगे, हम इस प्रकार से करेंगे, इसको खींच के नीचे लाएंगे क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट की दिशा में, और इस प्रकार से इसे कंपोनेंट को ब्रेक डाउन करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल इसमें होने वाला है स्टूडेंट, हम लोग आगे पढ़ेंगे, आपको भी मजा आएगा और मुझे भी इंटरेस्ट आएगा आपको सॉल्व कराने में। अगर आप लोग ज्यादा स्टूडेंट रहिएगा तो बिल्कुल मजा आएगा। अगर आप लोग अभी तक टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए तो स्टूडेंट आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। टेलीग्राम ग्रुप आप लोग जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। टेलीग्राम पे सर्च करना है BCECE ग्रुप, BCECE ग्रुप अगर आप सर्च कीजिएगा आपको हमारा BCCLE 2023 का ग्रुप मिल जाएगा। काफी सारे स्टूडेंट उसमें ऑलरेडी ज्वाइन है, आप भी स्टूडेंट उसमें ज्वाइन हुई। जो स्टूडेंट पहला वीडियो ये चैनल पे हमारा देख रहे हैं स्टूडेंट, उनको पता नहीं होगा अगर प्लेलिस्ट के बारे में, या वैसे स्टूडेंट जिनको प्लेलिस्ट के बारे में नहीं पता है, तो स्टूडेंट हमारे चैनल का नाम एडुलॉजी यूट्यूब चैनल, ठीक है। और इस पे आपको BCCLE 2023 के लिए कंप्लीट प्रिपरेशन कराया जा रहा है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। आप हमारे होम पेज पे आके थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, आपको यहाँ पे BCCLE 2023 का सेक्शन मिल जाएगा। यहाँ पे अभी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का कंप्लीट कोर्स चल रहा है, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप डायरेक्टली यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। सारे वीडियो सिलसिलेवार तरीके से आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, तो आप लोग जरूर एक्सेस करें। चैनल पे अगर आप नए हैं स्टूडेंट तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग नाउ। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा स्टूडेंट कि डायरेक्शन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको डायरेक्शन को ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग आगे। अब याद कीजिए हम लोगों ने स्टूडेंट पिछले वीडियो में पढ़ा था ट्राइंगल लॉ को। अब यहाँ पे देखिए ट्राइंगल लॉ का यूज होने वाला है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं भाई, तो फिर से एक क्वाड्रेंट बनाते हैं, फिर से एक क्वाड्रेंट बनाते हैं यहाँ पे। इसको क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं, है ना। कार्टेशियन प्लेन इसको कहते हैं हम लोग। चलिए और बड़ा बना लिया जाए, थोड़ा सा और बड़ा, इतना सही। चलिए यहां पे एक सिंपल सा वेक्टर लेते हैं, ए वेक्टर। एक सिंपल सा हमने वेक्टर ले लिया स्टूडेंट, ए वेक्टर, आप देख सकते हैं, ठीक है। इसको लेट से हम बोलते हैं ए वेक्टर। अब हमें पता है कि अगर हमारे पास कोई वेक्टर है, हम इसके डायरेक्शन के बेसिस पे इस वेक्टर को दो कंपोनेंट दैट इज एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं। लेकिन सर आपने ऐसा बोला और हम ऐसा क्यों मान ले? आपने बोला कि अगर कोई वेक्टर है, वेक्टर कौन सा वेक्टर ले? लेट से फोर्स को ले लेते हैं। वेक्टर क्या है? एक क्वांटिटी है भाई, आप किसी को भी ले लीजिए। फोर्स लेते हैं, अगर हम कोई फोर्स इस प्रकार से अप्लाई कर रहे हैं और हम उसको दो कंपोनेंट में तोड़ देते हैं, यानी कि हम उसको कॉरेस्पॉन्डिंग एक्स कंपोनेंट, इसको अगर आप पहले तोड़िए एक्स और वाई में तोड़िएगा, तो ये देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट की दिशा में, तो एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव,
यानी जो इसका x कंपोनेंट होगा स्टूडेंट वो ये होगा कुछ इस प्रकार से, ये इसका x कंपोनेंट होगा, इसको हम बोल देते हैं a x वेक्टर, ठीक है। और इसका जो y कंपोनेंट होगा स्टूडेंट वो पॉजिटिव y की दिशा में होगा, कुछ इस प्रकार से, है ना। इसको हम बोल देते हैं a y वेक्टर। तो इस प्रकार से आपने ब्रेक डाउन कर दिया। तो क्या जो इफेक्ट हो रहा था इस फोर्स के द्वारा, लेट्स से अभी हम इसको फोर्स एज्यूम करके चलते हैं इस वेक्टर को, तो इस फोर्स के द्वारा जो इफेक्ट प्रोड्यूस किया जा रहा था, क्या उस इफेक्ट में कोई परिवर्तन नहीं आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, उस इफेक्ट में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। जो इफेक्ट इस फोर्स के लगने के द्वारा हो, इस फोर्स के लगने के कारण हो रहा था, वही इफेक्ट इस दोनों फोर्स के लगने के कारण होगा। हम ये कैसे मान ले सर? चलिए आपको बताते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा ट्रायंगल लॉ के बारे में, पढ़ा ना ट्रायंगल लॉ के बारे में। तो यहां पे हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो ए वेक्टर है ना, ये ए एक्स और ए वाई इन दोनों को मिला करके बराबर, यही देखना है ना। हमने क्या किया, इस ए वेक्टर को दो कंपोनेंट में तोड़ा, एक एक्स के डायरेक्शन में, एक वाई के डायरेक्शन में। लेकिन हम ऐसा क्यों करें सर? हमको कैसे पता चलेगा? तो हमें आपको यह सिद्ध करके देना है, यह प्रूफ करके देना है कि ए वेक्टर के द्वारा जो भी इफेक्ट हो रहा है वह ए एक्स और ए वाई के द्वारा होने वाले इफेक्ट के समान। बहुत सिंपल है, देखिए कैसे। अगर स्टूडेंट हम यहां पे एक ट्राइंगल को ड्रॉ करें तो ये जो ए वाई वेक्टर है इसको उठा करके हम यहां पे ला सकते हैं। यानी कि देखिए ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। हम इस ए एक्स वेक्टर को, देखिए हम इस ए एक्स वेक्टर को इस प्रकार से लिखते हैं। कहां पे बनाया जाए? यहां पे बनाते हैं, ठीक है। इस ए एक्स वेक्टर को इस प्रकार से हम लिखते हैं। ये क्या है भाई? ए एक्स वेक्टर, ठीक है। उसके बाद ये क्या है भाई? तो एक ए वेक्टर, तो ये है आपका ए वेक्टर, ठीक है। यही है ना, ये है आपका ए वेक्टर। और ए वाई वेक्टर को स्टूडेंट हम यहां पे ले आते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ए वाई वेक्टर। ये क्या हो जाएगा? ए वाई वेक्टर। अब स्टूडेंट आपको थोड़ा सा इसमें थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा है? ये ट्राइंगल देख करके पिछले वीडियो में हमने पढ़ा ट्राइंगल लॉ के बारे में। ट्राइंगल लॉ क्या बोलता है कि आप अगर एक वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल रख देते हैं। अब ध्यान से देखिए, जो ए एक्स का हेड है, देखिए ये है ए एक्स का हेड, इस पे ए वाई का टेल रखा हुआ है कि नहीं रखा हुआ है? ए एक्स के हेड पे ए वाई का टेल रखा हुआ है, हाँ सर रखा हुआ है। तो ए एक्स के टेल से ए वाई के हेड तक जो वेक्टर होगा वह इन दोनों वेक्टर का सम होगा। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ये जो ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर के बराबर है। ऐसा बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं? और ये हम लोग ट्रायंगल लॉ में पढ़े भी हैं, पढ़े ना ट्रायंगल लॉ में। ट्रायंगल लॉ में क्या पढ़े हैं कि अगर एक वेक्टर के हेड पे हम दूसरे वेक्टर का टेल रख दे, कुछ इस प्रकार से अगर हम रख दें, तब इस प्रकार से जो हम लाइन ड्रॉ करेंगे पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड तक, वह हमें देगा पहला वेक्टर प्लस दूसरा वेक्टर। क्लियर बात? अब समझ में आ गया? तो हम इस प्रकार से कर सकते हैं। यही बात सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट पे लागू होगा। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम। आगे बात समझ में? ये जो यहाँ पे ए एक्स वेक्टर और ए वाई वेक्टर है, ये दोनों कंपोनेंट है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, यहाँ पे लिख लीजिए आप लोग कि ए एक्स वेक्टर एंड ए वाई वेक्टर आर द कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। ये दोनों क्या है स्टूडेंट? ए वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। तो यहां पे हम लोगों ने क्या निकाला स्टूडेंट? हम लोगों ने निकाला कि जो ए वेक्टर है स्टूडेंट, ये ए एक्स वेक्टर
प्लस ए वाई वैक्टर इसके बराबर है। ये हम लोगों ने अभी निकाला, समझा और देखा, है ना। इसको हम कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। हमें पता है कि वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं भाई, तो वेक्टर में होता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। हम ऊपर में इस प्रकार से एरो दे करके लिखते हैं, है ना। साथ में हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं भाई, ए वेक्टर इक्वल्स ए एक्स, ये तो हो गया मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन हम बताते कैसे भाई, तो इन कैप से। एक्स के लिए, एक्स डायरेक्शन के लिए आई कैप, वाई डायरेक्शन के लिए जे कैप और जेड डायरेक्शन के लिए के कैप का यूज होता है। तो ये ए एक्स जो है ये एक्स के डायरेक्शन में तो आई कैप, प्लस जो ए वाई है ये वाई के डायरेक्शन में है तो जे कैप। इस प्रकार से भी हम लोग इसको लिख सकते हैं, है ना। तो इसको स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे इस प्रकार से बॉक्स में घेर देते हैं। अब आप बोलिएगा कि सर इसका यूज कहाँ होने वाला है, तो मैं बार बार बताते बताते आपको मैं थक गया हूं, मैं बोल रहा हूं बार बार। इसका यूज हम लोग फोर्स में करने वाले हैं। और अभी मैं आपको जो एक दो टर्म और बताने वाला हूं, जैसे अभी मैं आपको बताऊंगा कि इस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, ए वाई को क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वो हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए ये आपको समझ में आ गया, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए स्टूडेंट, मैं आपको एकदम बिगिनर लेवल से समझा रहा हूँ, बेसिक लेवल से समझा रहा हूँ। फिर भी अगर आपको कोई समस्या आती है, मैं कहूंगा वीडियो को एक बार फिर से देखिए। फिर भी मान लिया जाए कोई समस्या आ रही है, टेलीग्राम ग्रुप है उसमें स्टूडेंट्स हैं, मैं भी हूं, तो आप वहां पे डायरेक्ट क्वेरी पूछ सकते हैं, ठीक है। इवन आप कमेंट भी कर सकते हैं, मैं सारे कमेंट्स को रीड करता हूं और हर एक कमेंट का मैं रिप्लाई देने की कोशिश करता हूं, ठीक है। चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसको मैं कॉपी कर लेता हूं, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। तो इस ट्राइंगल को हम लोग यहां से उठा लेते हैं, कंट्रोल सी, और इसको लेके चलते हैं अब भाई नीचे, ठीक है। इसको अब नीचे लेके चलते हैं, कंट्रोल वी, ठीक है। आ जाओ भाई ट्राइंगल, इसको थोड़ा कर लेते हैं बड़ा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। 1 मिनट, इरेजर। अब देखिए स्टूडेंट, हमें पता है कि जो वेक्टर होता है उसमें मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है। हम वेक्टर के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, जैसे देखिए यहाँ पे अगर हम इस ए वेक्टर की बात करें, हम जो भी काम कर रहे हैं इस वेक्टर के लिए कर रहे हैं, इस ए वेक्टर के लिए, यही मेन जड़ है ए वेक्टर। ए वेक्टर में क्या होता है, मतलब कोई भी वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है सर, डायरेक्शन होता है सर। मतलब अगर हम इस ए वेक्टर की बात करें तो सर इसमें मैग्नीट्यूड है, मतलब मैग्नीट्यूड को हम मॉड में लिखते हैं, और सर इसमें डायरेक्शन भी है, इसमें सर डायरेक्शन, ये तो आपको पता है कि मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो हम इस ए वेक्टर को, अगर हम इस ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड को निकालना चाहें, अगर हम इस ए वेक्टर के डायरेक्शन को निकालना चाहें, तो हम कैसे निकाल सकते हैं, ये हमें देखना है, ठीक है। चलिए तो देखिए, अगर हम मैग्नीट्यूड को निकालना चाहें तो बहुत ही आसान, मैग्नीट्यूड को निकालना बहुत ही आसान है। हमें पता है कि ये है स्टूडेंट आपका परपेंडिकुलर, डेट इज 90 डिग्री। अब बताइए, अगर आपको हाइपोटेनियस निकालना हो, आपको बेस पता हो, आपको हाइट पता हो, मतलब हिंदी में बोले तो अगर आपको कर्ण निकालना हो, आपको आधार पता है और आपको ऊंचाई पता है, तो आप निकाल सकते हैं। कैसे भाई, तो मैं यहां पहले लिख दे रहा हूं कि इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कर्ण बोलते हैं, है ना। या वो छोड़िए, मैं सीधा लिख देता हूं कि मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, है ना। सो इफ वी वांट टू कैलकुलेट मैग्नीट्यूड, या सिंपली लिख देते हैं मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड। अगर हमें मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड हम कैसे निकाल सकते हैं, तो हमें पता है कि हम कुछ इस प्रकार से बोलते हैं कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है बराबर आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला, होता है ना, सभी को पता है। तो हम कर्ण बराबर यानी कि हाइपोटेनियस बराबर क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, है ना। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं भाई कि ये जो ए वेक्टर है इसका अगर हम मैग्नीट्यूड लिखें, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए
इक्वल्स हम क्या लिख सकते हैं, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए को आप इस प्रकार से मॉड में भी लिख सकते हैं और सिंपल आप ए भी लिख सकते हैं। अगर आप सिंपल ए भी लिखते हैं मतलब ये इसका मैग्नीट्यूड बताएगा। क्यों भाई? क्योंकि इसमें वेक्टर कहीं दिया हुआ है, सिंपल सी बात। तो ये केवल मैग्नीट्यूड बता रहा है, डायरेक्शन दिया हुआ रहेगा तब ना भाई। तो चलिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं। फिलहाल मैं ऐसे लिख देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो नोट्स को देखकर। तो हम बोल सकते हैं ये क्या होगा भाई, तो अंडर रूट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए एक्स का स्क्वायर। तो सिंपल इसको ए एक्स ही लिखते हैं, ए का जो एक्स डायरेक्शन में है उसका स्क्वायर प्लस जो ए वाई डायरेक्शन में है, ए का कंपोनेंट जो वाई डायरेक्शन में उसका स्क्वायर। ठीक है, सिंपल यहां पे आप इसको ए भी लिख सकते हैं। ये हो गया स्टूडेंट आपका मैग्नीट्यूड। तो इस प्रकार से आप मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। अगर हम डायरेक्शन की बात करें, तो स्टूडेंट वेक्टर का डायरेक्शन हमको कैसे पता चलता है बताइए। हम आपको बता चुके हैं, वेक्टर के स्टार्टिंग में ही हम आपको बता चुके हैं डायरेक्शन। तो स्टूडेंट हमें डायरेक्शन बताता है थीटा, है ना, थीटा एंगल से हमें पता चलता है डायरेक्शन। तो हमें ये देखना होगा कि ये जो एक्स एक्सिस के साथ में एंगल बना रहा है थीटा, ये कितना है ना। हमें अगर पता करना है डायरेक्शन को तो हमें थीटा को पता करना होगा, सीधी सी बात है। तो हम इस थीटा को कैसे पता कर सकते हैं? तो इस थीटा को पता करने के लिए स्टूडेंट हमें लगाना होगा क्या बताइए। हमारे पास बेस है, हमारे पास हाइट है, सिंपल सी बात ध्यान दीजिए। हमारे पास बेस है, हमारे पास हाइट है, हमें थीटा निकालना है। तो हमें पता है टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है P बाई बी, है ना, यानी कि परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। ये मुझे याद है, आपको भी याद होगा। तो अगर इस ट्राइंगल में हम लिखे टेन थीटा, तो टेन थीटा इक्वल्स क्या हो जाएगा, यहां पे परपेंडिकुलर क्या है भाई, यहां पे ऊंचाई क्या है, तो लंबवत ऊंचाई है यहां पे ए वाई डिवाइडेड बाय, और यहां पे स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि बेस में क्या है भाई, आधार में क्या है, तो ए एक्स। ये हो गया टेन थीटा। हमें क्या निकालना है, डायरेक्शन, थीटा निकालना है। तो अब बताइए यहां से आप थीटा निकाल सकते हैं ना, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो थीटा इक्वल्स क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल्स हो जाएगा टेन इनवर्स ऑफ ए वाई डिवाइडेड बाय ए एक्स। ठीक है, आगे बात समझ में ना। अब स्टूडेंट मान लिया जाए आपसे पूछा जाए ये ए वाई क्या है, ये ए एक्स क्या है, अगर इसके वैल्यू को निकालना रहे कॉरेस्पॉन्डिंग टू थीटा, मतलब हम लोग जब आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना, तो कई बार क्या होगा कि आपको ये थीटा गिवन होगा, ठीक है, और थीटा गिवन होगा तो आपको ए एक्स की वैल्यू निकालनी होगी और ए वाई की वैल्यू निकालनी होगी। तो वो भी हम निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास ए गिवन हो, अगर हमारे पास थीटा गिवन हो, तब हम ए एक्स और ए वाई को कैलकुलेट कर सकते हैं। ट्रिगोनोमेट्री में हम ये पढ़ चुके हैं। तो इसको मैं एक बार फिर से कॉपी कर लेता हूं, क्योंकि ज्यादा नीचे जाएंगे तो फिर आपको बार बार फिगर देखने के लिए ऊपर आना पड़ेगा। तो नीचे में एक बार फिर से इसको हम लोग कर लेते हैं कॉपी। ये हमने कर लिया कॉपी। अब आप मुझे एक बात बताइए कि इस ए एक्स को हम क्या लिख सकते हैं। हमारे पास ए है, हमारे पास थीटा है, तो क्या हम ए एक्स को निकाल सकते हैं? कैसे निकाल सकते हैं? तो हमें पता है स्टूडेंट, हमें पता है कॉस थीटा का फॉर्मूला। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है भाई, तो बी बाय एच, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है सर। तो आप मुझे एक बात बताइए यहां पे कि हम लिख सकते हैं ना कॉस थीटा इक्वल्स बेस क्या हो जाएगा भाई, तो बेस हम उसको बोलते हैं थीटा जिसके साथ में एंगल बना रहा होता है। तो थीटा एक्स के साथ में एंगल बना रहा है, तो ये बेस हो गया, डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, ये आपका कर्ण हो गया ए। तो हम इस एक्स को लिख सकते हैं ना, हम यहां से क्या लिख सकते हैं कि ए एक्स इक्वल्स क्या हो जाएगा, ए एक्स इक्वल्स ए कॉस थीटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट, हम लोग जितना न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे फोर्स में, वहां पे इसका यूज होने वाला है। हम लोग जितना भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इसका यूज होने वाला है। लगभग ऑलमोस्ट ऑल न्यूमेरिकल में, मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स में हम लोग इसका यूज करेंगे।
भाई हमारे पास थीटा गिवन होगा और हम इसको a cos थीटा एकदम बिना देखे बिना कुछ बोले मैं सीधा वहां पे लिख दूंगा a cos थीटा। फिर आप कभी ये नहीं पूछिएगा कमेंट सेक्शन में कि सर आप a cos थीटा कैसे लिखते, ठीक है। तो यहां मैंने आपको समझा दिया। जितना भी वेक्टर में हमने रूल्स पढ़ा है उसको डायरेक्ट हम लोग अप्लाई करेंगे न्यूमेरिकल में, वहां पे कोई टोका टोकी नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर इस ए वाई की बात करें तो ए वाई की बात करें तो कैसे कर सकते हैं। ए वाई क्या है भाई, तो थीटा के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, तो ये है परपेंडिकुलर। तो हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के बीच में निकालना होगा रिलेशन। परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस के बीच में रिलेशन कौन देता है, साइन थीटा देता है। हमें पता है कि साइन थीटा इक्वल्स क्या होता है, तो सर साइन थीटा इक्वल्स होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा इक्वल्स हो जाएगा ये परपेंडिकुलर ए वाई डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस ये ए। अब बताइए यहां से हम लिख सकते हैं ना कि ए वाई बराबर क्या हो जाएगा, तो ए साइन थीटा। इसमें भी कोई समस्या है क्या, सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेशन तो जानते हैं आप लोग, सिंप्लीफिकेशन जानते हैं ना। ये ए इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन हो गया, ए वाई इधर तो ए साइन थीटा। अब ये सब तो नहीं बताना पड़ेगा, आप लोग डिप्लोमा पास आउट है तो, है ना। चलिए ये भी स्टूडेंट आपका मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स में यूज होने वाला है, ये आपको याद रखना है। बेसिकली न्यूमेरिकल में होगा क्या, न्यूमेरिकल में हमारे पास स्टूडेंट गिवन होगा। देखिए क्या मैं आपको बताता हूँ एकदम सीधी सी बात, हम जो भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे हमारे पास अगर फोर्स है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, हम डायरेक्ट उसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, हमें उसको कंपोनेंट में ब्रेक डाउन करना होगा। अब मैं आपको शुरुआत से समझाता हूं कि आज हम लोगों ने पढ़ा क्या क्या और क्यों पढ़ा। आखिर हम लोग क्यों वेक्टर पढ़ रहे हैं, हम लोगों ने पढ़ा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। क्यों पढ़ा, क्योंकि हम आगे जितने भी वेक्टर क्वांटिटी पढ़ेंगे, लाइक हम फोर्स पढ़ेंगे, तो हम फोर्स को डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते हैं, उसको हमें दो कंपोनेंट में ब्रेक डाउन करना होगा। फॉर सिंपल सिंप्लीफिकेशन हमें उसके एक एक्स कंपोनेंट और एक वाई कंपोनेंट को ड्रॉ करना होगा। कैसे करेंगे समझ लिए, डायरेक्शन को देखना है। उसके बाद जब आप स्टूडेंट उसके कंपोनेंट को इस प्रकार से एक एक्स डायरेक्शन में और एक वाई डायरेक्शन में तोड़ लीजिएगा, तो आपको यह कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि कहीं ये इफेक्ट को चेंज ना कर दे, नहीं करेगा। ट्रायंगल लॉ से हमने उसको बखूबी प्रूफ कर लिया। आगे अब हम जानते हैं कि वेक्टर में मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है। तो अगर आपको मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है, आपको एक्स और ए वाई दिया हुआ है, तो आप डायरेक्ट ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको डायरेक्शन निकालना है स्टूडेंट, तो आपके पास थीटा का यहाँ फॉर्मूला है, आप इससे निकाल सकते हैं। मेन हमारा काम है ये जो सबसे लास्ट में मैंने लिखा है ना, ये बहुत ही वीवीआई है, ये बहुत ही वीवीआई स्टूडेंट। बेसिकली होगा क्या कि हमारे पास जो वेक्टर होगा हमको उसको कंपोनेंट में तोड़ना ही तोड़ना है, सीधी सी बात है। तो ना हमको वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता होगा और डायरेक्शन भी पता होगा। अगर हम फोर्स की बात करें तो हमको पता होगा कि 10 न्यूटन है, 15 न्यूटन है, 50 न्यूटन है, 1000 न्यूटन है। हमको थीटा भी पता होगा, लेकिन जब हम कंपोनेंट में तोड़ेंगे तो हमको कंपोनेंट पता नहीं होगा। तो हम कंपोनेंट का यहां से फॉर्मूला देख लिए कि ए कॉस थीटा होता है। तो अगर ये ए रहेगा 10 न्यूटन और ये रहेगा 30 डिग्री, तो हम इसको सीधा लिख देंगे 10 cos 30 और उसमें आपको कहीं समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर आपका फोर्स रहेगा 10 न्यूटन और एंगल रहेगा 30 डिग्री, तो हम इस ए वाई को सीधा लिख देंगे 10 sin 30 डिग्री और आपको वहां पे कहीं समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक, सही बात, सही बात। तो ये था स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। आज हमने पढ़ा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के बारे में और उससे रिलेटेड जो भी टर्म्स थे स्टूडेंट उसको हमने समझा। आप लोग स्टूडेंट अगर हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले स्टूडेंट। हमारे एडुलॉजी यूट्यूब चैनल पे बीसीसीएल 2023 की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी। बिल्कुल इंजीनियरिंग मैकेनिक्स चल रहा है लगभग एक सप्ताह के अंदर में, यानी कि अगर आप इस वीडियो को 25 अप्रैल के बाद देख रहे हैं तो टेक्निकल इंग्लिश का भी कोर्स आ चुका होगा और आप उसको जाकर के एक्सेस कर सकते हैं। इसी प्रकार से इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स भी स्टार्ट किया जाएगा और बिल्कुल हम लोग स्टूडेंट इस तरीके से प्रिपरेशन करेंगे कि आराम से एग्जाम में जाकर के कम से कम तो 30 क्वेश्चन सॉल्व करें ताकि टॉप 100 के अंदर में हमारा रैंक रहे। तो स्टूडेंट मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में अभी हम लोग
मल्टीप्लीकेशन डिस्कस नहीं करेंगे। पहले हमें पढ़ना है 3D वेक्टर के बारे में, जिसको स्पेशियल वेक्टर भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे हम लोग 3D वेक्टर के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।